नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर आए हैं वो नारी शक्ति से जुड़ा हुआ है। आज के बिंदास में हम आपको सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हम हमारी नारी शक्ति को सामर्थ्यशाली कैसे बनाएंगे, और नारी शक्ति जो कि आधी आबादी है उसको सामर्थ्यशाली बनाए बगैर ये समाज, राष्ट्र, ये हिंदुस्तान सामर्थ्यशाली नहीं हो सकता। नारी सर्वत्र पूज्यते, ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। हजारों सालों से जिस देश में नारी का सम्मान होता था, बल्कि दुनिया की पहली रानी भी भारत में हुई थी, दुनिया की पहली प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी भारत में हुई थी। यह आजाद हिंदुस्तान के बाद भी और पहले भी हमारी स्थिति रही। लेकिन बीच का ऐसा काल रहा मुगलों के आक्रमण का, उसके बाद ब्रिटिशों का हिंदुस्तान की व्यवस्था को तार तार कर दिया, और इस कारण नारी का मान सम्मान कम हो गया, और ये कमी अभी भी जारी है। इस कमी को दूर कर कर उस सम्मान को पुनः प्राप्त करना है, और इसलिए क्या करना चाहिए इस पर बहस जारी है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसी बात को आज दोहराया है, और इसलिए बिंदास में हम यही विषय लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इस कार्यक्रम के दौरान आप अपने बेटी, पत्नी, माँ, बहन के साथ फोटो खींचकर भी हमको भेज सकते हैं, जिसको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, और साथ साथ में चर्चा भी करेंगे कि कैसे आगे बढ़े। पहले मुद्दे को देखते हैं। माँ का प्यारा आंचल, बहना के रक्षा के धागे, बिटिया की छम छम पायल, बिटिया की मीठी बातें, अनगिनत दी मैंने सौगातें, फिर भी गर्भ में मेरी मौत चुनी। क्या मांगा था मैंने तुमसे, जो गर्भ में मेरी मौत चुनी। सुना आपने? ये उस बेटी के अंतर्मन की आवाज है जिसे पैदा होने से पहले ही कुचल दिया जाता है। अपने ही अंश को बेरहमी से अपने अंग से अलग निकालकर फेंक दिया जाता है। वो रोई होगी, बिलखी होगी, जीवन की भीख मांगी होगी उस बेटी ने, लाखों दुहाइयां दी होंगी उस बेटी ने, पर माँ बाप के बेटे का प्यार इस करुण पुकार से कहीं ज्यादा बढ़कर था। अपनी ही अजन्मी बच्ची की आंखों को दुनिया देखने से पहले बंद कर दिया जाता है। जिस देश को भारत माता कहकर संबोधित करते हैं, जिस देश के हर आंगन में तुलसी को पूजा जाता है, जिस देश में कन्याओं को देवी का स्थान प्राप्त है, उसी भारत देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां बेटियों को जन्म से पहले ही उनके जीने का अधिकार उनसे छीन लिया जाता है। हमारे देश की ये एक अजीब विडंबना है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद समाज में कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दुर्भाग्य है कि संपन्न तबके में ये कुरीति ज्यादा पनप रही है। स्त्री पुरुष लिंगानुपात में कमी हमारे समाज के लिए कई खतरे पैदा कर सकती है। इससे सामाजिक अपराध तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ महिलाओं पर होने वाले अत्याचार में भी वृद्धि होगी। हम यहाँ बात केवल कन्या भ्रूण हत्या को रोकने की नहीं कर रहे हैं, बल्कि कन्याओं को बचपन से किस प्रकार सामर्थ्यवान बनाया जाए, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर कन्या का जन्म हो भी जाए तो उसे अपने संपूर्ण जीवन में कई त्याग और अनेकों भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई घरों में कन्याओं के पढ़ने पर रोक लगा दिया जाता है। कई जगहों पर परिवार में लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने और कन्याओं को सबल बनाने के साथ साथ सामर्थ्यवान बनाने के लिए ही पीएम नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, और शुरुआत भी देश के उस राज्य से की जहां लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात सबसे ज्यादा कम है। निश्चित तौर पर लगातार लड़कों की अपेक्षा गिरता लड़कियों का ग्राफ न केवल देश के लिए बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए चिंता का विषय है।
इसलिए जरूरत है आज ना केवल कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाया जाए और लड़कियों को सामर्थ्यवान और सबल बनाने का प्रयास हमें अपने ही घर और परिवार से करना होगा। आज जरूरत है समाज में इस आवाज को बुलंद करने की। जरूरत है बेटियों को गर्भ में न मारने की। जरूरत है बेटियों को सामर्थ्यवान बनाने की। जरूरत है बेटियों को सबल बनाने की। तभी हमारे देश का आने वाला भविष्य सुनहरा हो पाएगा। तो यह मुद्दा और इस मुद्दे पर हम चाहते हैं कि अगले 1 घंटे तक हम बेखौफ होकर बात करें। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता जो महिला क्षेत्र में नारी शक्ति में काम करती है वो भी उपलब्ध है, प्रतिभा जाजू जी। आपका स्वागत है। आपने मुद्दा देखा, इस मुद्दे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पे जागरूकता भी आ रही है, समाज में कोशिश हो रही है। आज के नरेंद्र भाई मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री है वो इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक लेवल पे ले जा रहे हैं और जागरूकता लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये कोशिश आगे भी बढ़नी चाहिए और इसके लिए क्या करना चाहिए आप भी कॉल करके बता सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। हाँ, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लूटो का जो सिद्धांत था, जो दर्शन था, उन्होंने कहा कि नारियों में आत्मा होती ही नहीं। और फिर इसके बाद जो इस्लाम का सिद्धांत रहा, उसने नारियों का कितना प्रताड़ना किया। जो विदेशी सिद्धांत रहे, उस सिद्धांतों से भारत की छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, स्त्रियों की भी छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। जब तक वेदांतिक सिद्धांत को नहीं लाया जाता, जिस तरह योग का विरोध किया जा रहा है, आज लग रहा है कि आने वाले समय में धर्मनिरपेक्ष लोग इसका भी विरोध करेंगे। इसलिए भारत को खतरा, नारियों को खतरा जो है, भारत में नारियों को खतरा केवल विदेशी सिद्धांतों से है। जब तक वैदिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं होता है, तब तक नारियों का सम्मान नहीं बढ़ाया जा सकता। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और यही बात है कि अगर नारी को नारी बनाना है, नारी को शक्ति बनाना है, तो उसको भारतीय सोच के साथ, उसके साथ सोच बनानी होगी, संबंध बनाने होंगे, रिश्ते बनाने होंगे। अगर हम विदेशी सोच के साथ नारी को देखेंगे, जो कि उसको भोग वस्तु के तौर पर देखती है, तो कभी भी हम नारी को वो सम्मान नहीं दे पाएंगे जिसकी मांग आज पूरी दुनिया करती है। और इसलिए केवल भारत के लिए नहीं, तो पूरे दुनिया के लिए सिद्धांत है कि अगर नारी को उसका सही सम्मान देना है, तो उसको भारतीय सोच के साथ ही दिया जा सकता है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है आपको? हाँ जी, उनको दीजिए। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर को कहेंगे कि आप तुरंत ही जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है अपनी बात को कहें। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, हेलो। प्रतिभा जी के पास चलते हैं। प्रतिभा जी, जिस प्रकार से भारतीय सोच की बात हो रही है, आपको क्या लगता है? हमारे वेदों में, हमारे जो मूल ग्रंथ है, वेदों में कई विदुषी नारियों का चरित्र हम पढ़ते हैं और वो बहुत समर्थ और सशक्त थी और पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छे से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की हुई थी। और बीच वाले समय में जिस तरह से हमारे संस्कृति पे अनेक तरह के संकट आए, उसके कारण जो नारियों को नुकसान हुआ, उनकी सुरक्षा के बारे में समाज को बहुत चिंता करनी पड़ी और इसी के कारण अलग अलग जो विधियों से उनकी रक्षा के लिए कोशिश की जा रही थी। पर अब वापस हमें इस ओर आना है। नारी समर्थ बन रही है, फिर पढ़ लिख के आगे जा रही है और किसी भी क्षेत्र में नारी पीछे नहीं है और पुरुष के कंधे से कंधा लगा के, कंधे से कंधा मिला के वो आगे बढ़ रही है, एक कदम आगे है
और बहुत ही बाकी ही सब चीज़ें, परिवार, बच्चे और सब कुछ संभाल के ये वो कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। तो भारत में महिला की सुरक्षा के लिए आज जो कोशिश हो रही है, ये करने का समय आया। ये हमारे लिए एक तरह से दुर्दैव है हमारा कि ये करना पड़ा है, दुर्भाग्य है। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री को 65 साल बाद आजादी के ये बात करनी पड़ रही है, मन की बात करनी पड़ रही है, कैंपेन चलाना पड़ रहा है, टीवी शो करना पड़ रहा है उस देश में जहां पर नारी को अर्धांगिनी कहा जाता है, जहां पर नारी के बगैर कोई धार्मिक पूजा नहीं हो सकती, जहां पर नारी के बगैर उस नर का जीवन भी परिपूर्ण नहीं माना जाता। ऐसे में उस देश में ये बात करने की स्थिति आना भी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो स्थिति आई है उससे अगर उभरना है, बाहर निकलना है, फिर उस स्थिति को प्राप्त करना है तो हमें अतीत में झांकना होगा और उस अतीत से मार्गदर्शन लेकर इस वर्तमान को सुनहरा कल के भविष्य के लिए बनाना होगा। हमारे पास कुछ सेल्फियां भी लोगों ने भेजी है, फोटो भेजे हैं अपने बेटी के साथ। हमने कहा है कि आप अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी बहन, माँ, इनके साथ फोटो खींचकर हमको भेजिए। आपके जैसे जैसे फोटो आते जाएंगे हम आपको साथ साथ में इस शो के दौरान, कॉल के दौरान भी दिखाते रहेंगे। हम आपको एक और पैकेज दिखाते हैं कि एक बेटी की भ्रूण की जब हत्या होती है तो उसके भाव क्या होते हैं। देखिए, बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। बहू, क्या सोच रही हो? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। ये फिल्में हमारे देश में चलानी पड़ती है, बताना पड़ता है। और ये जो सास ने पॉजिटिव यहाँ पर एटीट्यूड दिखाया, भाव दिखाया, प्रतिक्रिया दिखाई, शायद ही ऐसी प्रतिक्रिया लोग व्यवहारिक जीवन में दिखाए तो बच्चियाँ बचेगी। अन्यथा हमारे देश में क्या आंकड़े हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर। हमारे देश में विभिन्न राज्यों में अनुपात क्या है लड़का लड़कियों का, देखिए। भारत की कुल जनसंख्या 128 करोड़ 86 लाख 72,990। पुरुषों की कुल संख्या 66 करोड़ 54 लाख 732। महिलाओं की संख्या 62 करोड़ 32 लाख 2257। 1000 पुरुषों के मुकाबले 943 महिलाएं। हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 857 महिलाएं हैं। केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। बिहार में 1000 पुरुषों के मुकाबले 909 महिलाएं हैं। महाराष्ट्र में 1000 पुरुषों पर 896 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं हैं। गुजरात में 1000 पुरुषों पर 909 महिलाएं हैं। और ये जो अनुपात है, ये अनुपात जन्म का है। अगर हम इसको पुरुषों की साथ, जैसे एक पुरुष एक महिला, अगर यह अनुपात जोड़े तो ये कैसे पूरा होगा। और जो कमियां रहेगी फिर वो क्राइम को तैयार करेगी, फिर वो गुनहगारी क्षेत्र को तैयार करेगी, फिर वो सामाजिक बुराइयां तैयार करेगी, जो कि आज हिंदुस्तान देख रहा है। नारी के सम्मान के लिए जहां दो बड़े महाभारत और रामायण जैसे घटनाएं या हमारे सामने जो ग्रंथ लाए गए, उनमें नारी का सम्मान बताया गया। और उसका जब सम्मान
नहीं होता, अपमान की कोशिश होती है, तो महाभारत और रामायण होते हैं उस देश में अगर इतना बड़ा अनुपात बिगड़ेगा तो समाज में क्या होगा हम समझ सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर हम जयप्रकाश बात कर रहे हैं। हाँ सर बताना चाह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को हमारे देश में कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे कि बेटी पैदा होने पे कुछ इनाम रखा जाए उनको। हाँ। और एक तरह से उनको बड़े होने पे जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो स्टेज वाइज उन्हें कुछ और रकम दी जाए बच्चों को, लड़कियों को, जिस तरह से कि उनको प्रोत्साहन हो कि वो लड़की पैदा करें। बिल्कुल। और इसलिए बहुत से राज्यों में ऐसी प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। कई राज्यों में साइकिल दी जाती है, कई जगह पर स्कूली शिक्षा उनको फ्री दी जाती है, कई जगह पर इंश्योरेंस दिया जाता है, कई जगह पर शादी के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश में जब हम जाते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री को लोग मामा कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बेटी का कन्यादान करने में सहयोग करते हैं। प्रतिभा जी, इस प्रकार की योजनाएं जो कुछ सरकारें चलाती है, क्या ये पर्याप्त है? अभी कोशिश शुरू हुई है और अभी बहुत कोशिश करना बाकी है। अभी जो आपने क्लिप दिखाई इस पे, वो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये हालात है, इसको बदलना पड़ेगा और इसके लिए आज नहीं तो कभी नहीं तो सबको लगना पड़ेगा, समाज में जागरूकता लानी पड़ेगी, हर एक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। हम बेटियां नहीं रखेंगे तो बहुएं कहाँ से लाएंगे, और बहू नहीं आई तो आगे की जनरेशन हमारे कैसे चलेंगे। तो प्रकृति का जो संतुलन ये बिगड़ रहा है, इसको ठीक करने के लिए जो भी कर सकते हैं आज हमें करना चाहिए और हर एक को करना चाहिए। एक के, किसी के या सरकार के कोशिश से ही बदलाव नहीं आएगा। हर एक परिवार को, हर व्यक्ति को इसमें अपना पूरा योगदान और समझ देना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। बिल्कुल। और इस सब में हम है क्या, ये हर दर्शक को सोचना है, समाज को सोचना है, हिंदुस्तान को सोचना है। उस सब में जब तक हम नहीं रहेंगे, अन्यथा बहुत बार ये होता है कि अच्छे संकल्पों को, अच्छे विचारों को हम स्वीकारते हैं लेकिन उसको उपयोग में नहीं लाते। हम कहते हैं विचार अच्छा है लेकिन लोगों ने करना चाहिए। ये बात हमसे शुरू होनी चाहिए और हमसे आगे बढ़नी चाहिए, तो दूर तक जाएगी। और इसलिए इसके साथ सत्य संकल्प की आवश्यकता है। क्या कारण है इस घटना के, देखिए। शिक्षा में बेटियों के साथ भेदभाव। कुछ तरह के समाज और पंथों में बेटियों के साथ शुरू से ही भेदभाव होता है। ये भेदभाव बेटियों के साथ हमेशा लगा रहता है। जब बेटी की शिक्षा की बात आती है तो कुछ लोगों का मानना है कि बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी, उसे तो घर की इज्जत बनकर ही रहना है। लेकिन वो ये नहीं सोच पाते कि बेटी पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम ही रोशन करती है और उसमें उसे कितनी खुशी मिलती है। कुछ पंथ और संप्रदाय में बेटी जेल में रहने जैसा महसूस करती है। कुछ पंथ बेटियों को सिर्फ घर की शान शौकत बढ़ाने की तरह ही देखते हैं। यह बेटी को सामर्थ्यवान बनाने का मतलब सिर्फ यही होता है कि उसकी शादी कर दी जाए। कुछ लोगों को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि बेटी उस शादी के लिए तैयार भी है या नहीं। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि माँ बाप ऐसी जगह बेटी की शादी कर देते हैं जहाँ उसका कभी भी मन ना हो। जन्म लेने से पहले ही बेटियों के साथ भेदभाव। कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो बेटी को जन्म ही नहीं लेने देते। अगर बेटी ने जन्म ले भी लिया तो परिवार और समाज जन्म से ही बेटी के साथ भेदभाव करने लगता है। कई बार सुना जाता है कि माँ बाप बेटी और बेटा में फर्क करने लगते हैं। ऐसे माहौल में बेटी की मानसिकता क्या होगी आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। बेटी सोचती है कि आखिर मैंने क्या गुनाह किया जो माँ बाप और समाज मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। बेटी के आगे बढ़ने और पढ़ने की सोच में अंतर। कई माँ बाप का सोचना होता है कि बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी, बेटी को दूसरे के घर जाना है। ऐसे में कई माँ बाप बेटी को अच्छी शिक्षा देने से पीछे हट जाते हैं। ऐसे में हमारी बेटियां मजबूरी में शिक्षा में पिछड़ जाती हैं। बेटी को बेटा नहीं समझना। कई परिवारों का मानना है कि बेटी से परिवार आगे नहीं बढ़ता। ऐसे सोच वाले परिवार अक्सर बेटियों के साथ अलग व्यवहार करते हैं। ये लोग ऐसे में न सिर्फ खुद के परिवार को खत्म करने की तैयारी करते हैं बल्कि समाज में नारी के स्थान को भी चोट पहुंचाते हैं। समाज और कुछ कॉरपोरेट महिलाओं को सिर्फ भोग की वस्तु समझते हैं। कई पढ़े लिखे लोगों की ये भावना होती है कि लड़कियां सिर्फ
आकर्षण पैदा करने के लिए होती है। कई कॉरपोरेट सिर्फ कस्टमर को बहलाने फुसलाने के लिए लड़कियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि महिला सबसे अच्छे तरीके से कंपनी को भी चला सकती है और कई सफल महिलाएं ऐसा कर भी रही हैं। प्रतिभा जी के पास चलते हैं। जिस प्रकार के कारण हमने अभी स्क्रीन पर दिखाए, आपको क्या लगता है और क्या कारण है? इस समस्या के पीछे मेजोरिटी में क्या कारण है? जी, समाज में, हमारे समाज में अब बेटी को सशक्त बनाना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं, कई महिलाओं में एनजीओज जो चल रहे हैं, वो उसमें सेल्फ डिफेंस की उनको ट्रेनिंग देके अपने आप में उनको समर्थ बनाया जाए, ना वो किसी पे डिपेंडेंट रहे और ना ही किसी के भरोसे रहे। हर एक महिला के साथ एक पुलिस नहीं दे सकता सरकार, तो इसके लिए खुद पुलिस देने के बाद भी वो पुलिस भी तो एक पुरुष है। अगर वो भी असंस्कारित रहेगा तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो पुलिस थाने में भी महिला सुरक्षित नहीं है। तो इसका यही जवाब है कि महिलाओं को ही समर्थ बनाना होगा, और वो खुद ही नहीं, अपना ही नहीं तो पूरे समाज का, कुटुंब का, सबका संरक्षण करेगी और सबको सेव करेगी। बिल्कुल। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। समाज को, मैं नासिक से बोल रहा हूँ, अमोल बच्चाओ। समाज को नारी के प्रति इक्वल ट्रीटमेंट की साइकोलॉजी बनानी चाहिए। और जो भी विज्ञापन आप देखते हो, हम देखते हैं, उस विज्ञापन में उस नारी को एक उपभोग के चीज के तौर पे बताया जाता है। जैसे कि बहुत सारे ब्लेड की, रेजर ब्लेड की, स्विंग ब्लेड की एड में नारी होनी चाहिए, ऐसा बताया जाता है। या बर्तन मांजने के एड में देखो तो नारी ही बर्तन मांजती है। या टॉयलेट साफ करने की एड में नारी ही होती है। एक सोशल साइकोलॉजी बताई जाती है। इसके बारे में वो जो श्रम विभाजन जो बताया जाता है कि पुरुष ने यही काम करना चाहिए, या स्त्री को उपभोग्य चीज बताई जाती है, या स्त्री ने यही काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा है ये। मैं फिर कहता हूं कि मार्केटिंग की जो बात है, भाषा है, विचार है, सोच है, जो पश्चिमी बाजारवाद है, जो महिलाओं को उपभोग की वस्तु के तौर पर उपयोग में लाता है, वो अगर मोटरसाइकिल की भी ऐड देखेंगे तो उसका एवरेज क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये दिखाने के बजाय इस गाड़ी को लोगे तो लड़की पटाने में सुविधा होगी, ये ऐड होती है। अगर हम साबुन से लेके हवाई जहाज के विज्ञापन तक महिला को उपभोग के वस्तु के तौर पर, आकर्षण के वस्तु के तौर पर दिखाया जाता है, यह हमारे विज्ञापनों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं का शोषण होता है। क्या प्रतिभा जी, इस प्रकार के विज्ञापनों पर सरकार को भी कोई नीति बनानी चाहिए? बिल्कुल, सरकार को इस तरह के खुलेपन को थोड़ा सा कम करना चाहिए, इसमें ध्यान देके, और इसका व्यावसायीकरण ना हो, इसके लिए जागरूक होना चाहिए। जैसे स्त्री या नारी जो है, प्रकृति ने ये एक सुंदरतम उपहार दिया है, तो इसको उसी तरह से देखे, उसका पवित्र कायम रखे और उसको आगे बढ़ाए। बिल्कुल, और नारी की पवित्रता बरकरार रखते हुए उसको आगे बढ़ाने वाला समाज कितने आगे बढ़ता है, इसको देखना है तो हमारे अतीत को देखो, कहीं और देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। मैं निरंजन त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली से। जिस तरीके से बाहर की जो संस्कृति आई है, उसमें ये जो महिलाओं को भोग की वस्तु बना दिया गया है, उसी से महिलाओं का अनादर होना शुरू हुआ है। नहीं तो हमारे देश में पहले से ही महिलाओं को पुरुषों के समान ही बराबर का अधिकार दिया जाता है, जैसे राम के जी का, श्री कृष्ण जी के साथ राधा जी। और हमारे यहाँ तो सबसे उत्तम उदाहरण जो होता है वो है भगवान रामचंद्र जी के जो चारों भाई थे, उनकी पत्नियों का, जिनके पिता राजा जनक जी थे। राजा जनक से अच्छा एक लड़की का पिता कौन हो सकता है? वो तो हमारे धर्म में बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण है, जिन्होंने बहुत बढ़िया सम्मान दिया है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम स्क्रीन पर सेल्फी भी दिखा रहे हैं, आप भी फोटो खींच के भेज सकते हैं। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद। बोलिए। मैं राकेश बोल रहा हूँ। हाँ। मैं दौड़ से बोल रहा हूँ। हाँ जी। ये जो
लड़के का जो सम्मान की जो बात है, उसके लिए सबसे पहले तो सबको सत्संग की आवश्यकता है। अच्छे से धर्मगुरु के पास जाके लड़कियों के बारे में उनकी राय बदलने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सत्संग संस्कारों की आवश्यकता है। आज संस्कारों में ही कमी आ गई है, जिस कारण सत्संग नहीं है तो संस्कार होंगे कैसे, और इसलिए भी ये सामाजिक बुराई आई है। एक वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सुदर्शन जी, क्या हाल चाल है? बोलिए बोलिए। सुरेश भाई कैसे हो? नमस्कार। हाँ नमस्कार। बात ऐसे है कि ये इस मामले में मेरा यही कहना है कि जो समाज है इसको अब बिल्कुल सनातन धर्म, हिंदू धर्म पर ही चलना चाहिए। इसका अगर इसके बारे में नहीं चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे समाज में हमारे इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बोला गया है। जैसे हम लक्ष्मी को माता कहते हैं, लक्ष्मी हमने तो पहले ही स्त्री को पूरा अधिकार दिया हुआ है। जो लोग कहते हैं कि हमने अधिकार नहीं दिया हमारे लक्ष्मी को माता, वो तो सारा फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उसके पास है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी उसके पास है, शक्ति वो है, अगर सरस्वती वो है। हमने तो इसको पूजा करते हैं। तो अगर ऐसा करते हो तो वो अपने आप ही सारा कुछ खत्म हो जाएगा। जो लोग ये नहीं करते तो उनका विचार ही बदल जाएगा। वाह, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने बताया, धन्यवाद। हम प्रकृति को भी नारी की भाषा में प्रकृति कहते हैं। हम हर वो महान चीज को माता के दृष्टिकोण से देखते हैं। जिसमें भू माता हो, हम उसको देवियों के साथ भी अगर जोड़े तो सरस्वती, लक्ष्मी, तमाम सारी शक्ति की उपासना हम नारी के द्वारा करते हैं। ऐसे देश में नारी का सम्मान घट ही नहीं सकता। लेकिन जिस देश में आक्रमणकारी आते हैं, विदेशी शासक आते हैं, वहां पर यही होता है। ये बदलना है तो आने वाले और वर्तमान शासकों को भी हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तानी नजरिए के साथ नारी को देखना होगा। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए नारी शक्ति को सामर्थ्यशाली बनाने की। इस देश में नारी के लिए और क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या योजना होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, क्या अभियान होने चाहिए और क्या विचार होने चाहिए, इसका मंथन चिंतन करने के लिए इस बिंदास में हम बात कर रहे। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए हैं, कई लोग फोटो भी हमारे पास भेज रहे। हम आपके फोटो के शो के दौरान भी दिखाएंगे और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल जो है और हमारी जो वेबसाइट sudarshannews.com है उस पर भी दिखाते रहेंगे। इस कार्यक्रम को आप रिपीट टेलीकास्ट में रात को 11 बजे और सवेरे 9 बजे भी देख सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जी नमस्कार भाई साहब, मैं एक बेटी के ऊपर छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा। बेटी प्यार, करुणा और त्याग की मूरत, हर कामयाबी के पीछे उसी की सूरत। माँ बनकर पालन पोषण करती, बहन बनकर बांधती राखी, सुता बन इज्जत कमाती, घर का बोझ सारा उठाती, अपना पत्नी धर्म निभाती, फिर क्यों होता उससे विवाद। बेटी है वंश की बुनियाद, जिससे चलता देश और समाज। मैं यही कहना चाहूंगा, भ्रूण हत्या रुके और सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों की सोच में बदलाव आए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। इस देश का युवा अगर ये बातें सोचेगा तो निश्चित तौर पर ये बदलाव आएगा, और इसलिए हमें इस सोच पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, हमें इस सोच पर प्रयास करने होंगे, हमें इस सोच पर जोर देना होगा और इस सोच पर ही आगे बढ़ना होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार। मैं अहमदाबाद से लक्ष्मण आचार्य बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटी और बहू और माँ और बहन सभी एक ही स्वरूप में होती है, फिर भी बेटियों की दुश्मन औरत ही होती है, ठीक है। और हमारे गुजरात में सबसे शिक्षित वर्ग जो है उसी के अंदर बेटियों की कमी है, और उसी के अंदर फाले फूले डॉक्टर इतने हैं। सूरत, अहमदाबाद और राजकोट जैसे शहरों में हर जगह पे डॉक्टर गर्भपात के छुपी इतना प्रतिबंध होने के बावजूद भी 50-50 हजार रुपया लेके ये काम कर रहे हैं। और उसमें
इसमें शामिल होते हैं उनके घर वाले, उसमें माँ भी होती है, पत्नी भी होती है, सास भी होती है। तो बेटी की दुश्मन माँ या पत्नी या उसकी दादी होती है, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ ये होता नहीं है। और जब तक जहाँ शिक्षित वर्ग ज्यादा है, जहाँ पैसे वाले लोग ज्यादा है, उसी जगह पे ये चीज होती है बेटियों की डुबाए जाने की, बेटियों की खत्म करने की। हमारे वहाँ ज्यादा से ज्यादा अच्छे शिक्षण वाले और अच्छे समाज के अंदर बेटियों की बहुत सारी कमी है, जो 60 और 40% होता है। 60% लड़के वहाँ 80% लड़के हैं और वहाँ 40% लड़कियां हैं। जो अच्छे और शिक्षित और अच्छे समाज के लोगों को ये तकलीफ ज्यादा है, इसलिए मेरा मानना है। और जो आंकड़ा ये कॉलर बता रहे, ये देश में भी ऐसा ही है। सबसे ज्यादा जो बड़ी संख्या अनुपात में विपरीत है, कम है, वो हरियाणा और पंजाब में है, और खास करके विकसित वर्ग में है। विकसित क्या कहा जाए उसको, तो बैकवर्ड है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित कहा जाए ऐसे लोगों में है। प्रतिभा जी, क्या आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न लोग ही इस विषय पर ज्यादा गुनहगार हैं? जी, इसमें ये आ रहे हैं आंकड़े जो सच में चौंकाने वाले हैं, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। जो सुसंस्कृत, ये सिर्फ सुशिक्षित लोग हैं, ये सुसंस्कृत नहीं कहे जा सकते, जो इस तरह से करते हैं बेटियों के बारे में, तो वो बहुत ही गलत बात है। हम देवी के रूप में कितने भी व्रत कर ले, माता की कितनी भी पूजा कर ले, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जो हर एक बेटी को माता के रूप में देखे और उसकी पूजा करे, यही सोच सारे समाज में बननी चाहिए, और तभी ये हो पाएगा। बिल्कुल, और ये सोच, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोच बनानी चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु अग्रवाल बोल रहा हूँ। मैं बीकानेर में शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ सर। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि ये जो एक सामाजिक समस्या है, ये अपने प्राचीन काल से ही इसके बीज है। अब आप देखिए, आप आशीर्वाद भी देखें तो दूधो नाओ पुतो फलो, शील सपतियो बूट सागन, तेरे बेटे पोते अच्छे रहे। मतलब बेटे पोते ही अच्छे रहे, बेटियां अच्छी नहीं रहे। एक बात नहीं, मुझे लगता है कि अतीत के प्रति जो कुतर्क देने वाले लोग हैं ना, उनसे कहीं हम प्रभावित तो नहीं है ना, ये भी सोचना चाहिए। क्योंकि शब्दों को जब व्याख्या में कोई डालता है तो उसको अव्याप्त या अतिव्याप्त होने का डर रहता है। इसलिए कहावतों पर बहुत ज्यादा इस तरीकों से हमने बात नहीं करनी चाहिए। हम अतीत के वो उदाहरण देना जहां पर नारी को शक्ति और सामर्थ्य के साथ देखा गया है। देखो, आपके हाथ के हाथ लड़ाई हो जाए, एक बात। दूसरी बात क्या है कि जो एक सज्जन अभी कह रहे थे कि हमें सरस्वती बना दिया, लक्ष्मी जी, पार्वती जी शक्ति का प्रतीक है। बस यही एक समस्या है अपनी। अपन हिंदुस्तानी शुरू से दोगले हैं। अपने क्या है कि उनको शक्ति बना के बैठा देते हैं, तेरी पूजा करेंगे और करेंगे वही जो हम चाहेंगे। अपने क्या है कि स्त्री को खाली पूजा पाठ का एक सामग्री बना दो और उसको वो अधिकार मत दो, केवल तू बस बैठे रहे, हम तेरी पूजा करेंगे, तेरे को जो चाहिए वो हम ला देंगे, तू कुछ मत कर। एक ये इतनी भयंकर सामाजिक समस्या है। हर परिवार को पहला लड़का चाहिए, दूसरी लड़का हो तो बहुत बढ़िया, भले ही दूसरी लड़की हो जाए, पहली लड़की नहीं होनी चाहिए। अपने इंडियंस, अपने हिंदुस्तानी, अपन हिंदू शुरू से दोगले हैं, और ये दोगलापन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये समस्या खत्म हो ही नहीं। मैं इसमें इतना ही बदलाव करना चाहूंगा आपकी बात में। ये शुरू से शब्द पर मुझे आपत्ति है। ये हमारे गुलामी के काल के बाद आया हुआ बदलाव है, जो सामाजिक दोष है, और इस दोष को हमको दूर करना होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ नमस्कार सर, वीर सिंह बोल रहा हूँ गुड़गांव से। हाँ जी, क्या कहना है? सर मुझे कहना ये है कि अब जैसे आपने केरल में दिखाया अनुपात कम है, राजस्थान में इतना है। बाकी मैं राजस्थान से हूँ और दरअसल मेरे 3 लड़के, एक भी लड़की नहीं है। मैं अपनी जो बड़े भाई की लड़की उसका भी सम्मान करता हूँ, छोटे भाई की लड़की और भी उसका भी सम्मान करता हूँ। और जो कोई भी लड़की मेरे को दिखाई देगी ना तो उसका भी सम्मान करता हूँ। तो जैसे मैं सोचता हूँ मेरी जैसी सोच सबकी हो जाए ना सर। बिल्कुल, धन्यवाद। हमें यही सोच बनानी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी। हाँ जी, मेरा कहना ये है, जैसा कि प्रतिभा जी और आप भी ये कह रहे हैं कि लड़कियां लड़कों के साथ जो है कंधे से कंधा मिला कर चल रही है, किसी मामले में कम नहीं है। जब सारी बात है तो फिर चर्चा करने का विषय क्या बचता है? ऐसा नहीं कहा आप। अधूरी बात, एक 5 मिनट को देख के पूरी राय मत बनाइए, पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए।
ये है कि कई कॉलर भी कह रहे हैं कि मतलब जो मार्केटिंग वाली जो बात है, तो मार्केटिंग के लिए ये खुद भी तो जिम्मेदार है, कोई जबरदस्ती थोड़ा ही कराता है इस काज के लिए। तो नारी को सम्मान तो अपना पहले खुद करना सीखना चाहिए, तब दूसरों से खुद से शुरुआत करनी चाहिए। धन्यवाद। परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या परिणाम होंगे, देखिए। लिंग अनुपात बिगड़ जाएगा। वैसे तो देश का लिंग अनुपात पहले से ही बिगड़ा हुआ है, लेकिन अब लिंग अनुपात की स्थिति और खराब हो रही है। हरियाणा जैसे राज्यों में महिला लिंग अनुपात की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। हरियाणा में आज लड़कियां जिस तरह से दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही हैं, वो भी हरियाणा में लिंग अनुपात को नहीं सुधार पा रहा। समाज में लड़कियों के प्रति बेरुखी बनी रहेगी। समाज में लड़कियों की प्रति बेरुखी तो जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। कई परिवार ऐसे होते हैं जहां बेटी के जन्म लेने पर खुशी तक नहीं मनाई जाती। ऐसे परिवार में आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटी को उसका अधिकार मिलेगा। बेटी को समाज में बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा। बेटी को परिवार और समाज में बराबर का अधिकार देने के लिए कानून तो बने हैं। ये कानून ना तो बेटी को उसका अधिकार दिला पाते हैं और ना ही सम्मान। बेटी को बेटे की बराबर हक होने का हमारे समाज में सिर्फ ढिंढोरा ही पीटा जाता है, लेकिन वही समाज बेटी को हक नहीं दे पाता। बेटियों के प्रतिभा रसोई तक ही सीमित रह जाएगी। आज हमारी कितनी ही बेटियां कल्पना चावला बन रही हैं, कितनी ही बेटियां रानी लक्ष्मीबाई बन रही हैं। अगर इनके माँ बाप ने सोचा होता कि बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी, तो कैसे कल्पना चावला इतनी बड़ी वैज्ञानिक बन पाती, कैसे चंदा कोचर दुनिया में देश का नाम रोशन कर पाती। बेटियों के प्रति अत्याचार बढ़ने लगेंगे। जिन परिवारों में बच्चों को महिलाओं की इज्जत करना नहीं सिखाया जा सकता, वो कैसे महिलाओं की इज्जत करेंगे। ऐसे युवा महिलाओं को गलत तरीके से ही देखते रहेंगे। ऐसे में दामिनी जैसे केस समाज के सामने आते रहेंगे, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिनको परिवार से कोई संस्कार नहीं प्राप्त होते। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। जय हिंद। मैं ये कहना चाहती थी कि आज जो भी नारी की वजह, प्रकृति का प्रकोप ये नारी की वजह से ही है, क्योंकि नारी का अपमान हर कहीं हो रहा है, हर किसी रूप में हो रहा है। नारी की वजह से ही है, क्योंकि नारी ही शक्ति है, शक्ति ही नारी है। कई जगह खुल के कोई केस सामने आ जाता है और कोई नहीं आता है। जहाँ भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति का प्रकोप है, और इस वजह से मैं मानती हूँ कि नारी का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो पत्नी हो, बेटी हो, बहू हो, सास हो, जो भी हो, जिस भी रूप में हो, औरत का सम्मान बराबर मिलना चाहिए। बिल्कुल, जो बात आपने कही है कि अगर नारी का सम्मान कहीं नहीं होता तो प्रकृति का भी प्रकोप हो जाता है, बड़ी बड़ी राज्य सत्ता हिल जाती है। तमाम ऐसी बातें हमारे सामने पुराणों में भी है और वर्तमान में भी है, लेकिन हम उससे सीख नहीं लेते। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद जी, सुरेश गोयल बठिंडा से बोल रहा हूँ जी। हाँ, ऐसा है कि इसके थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1200 साल की जो गुलामी थी, खास करके मुसलमानों की, जो मुगलों की थी, उसके कारण से जो हमें दबाकर अल्पायु में, छोटी उम्र में विवाह करना पड़ गया, उसके कारण ये सब हुआ है। अन्यथा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जब तक देश में 1860 का कानून है, पुलिस कानून, और जो न्याय व्यवस्था है वही अंग्रेजों वाली, तब तक इसका कोई सुधार नहीं होगा। ना नारी सशक्तिकरण हो सकता है, ना कोई और काम हो सकता है। इसलिए जरूरी है इस कानून को बदलना। और इसकी जो व्यवस्था है समाज में इस समय, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत लोगों की कोई कमी नहीं है। हजारों सैकड़ों साल हमारे ऋषियों मुनियों ने, साधु संतों ने तप किया है, संस्कृति बची हुई है, लोग बहुत हैं, वो अपने आप सुधार लेंगे अगर पुलिस बीच में अड़िका ना डाले। यहाँ पर कोई करके तो दिखाए किसी गांव में, अगर यहाँ के लोगों को ये व्यवस्था हो कि उसको हम सुधार देंगे अपने आप, तो महिला सशक्तिकरण हो जाएगा और बाल विवाह बिल्कुल बंद हो जाए। पहले कब होता था? 20-22 साल से पहले विवाह, लड़कियों को पूर्ण स्वतंत्रता थी, स्वयंवर रचा जाता था, क्या चीज नहीं होती थी। कोई ये तो बताए मेरे को कि लड़की हमारे यहाँ कमजोर कब थी? ये तो पूजी जाती थी और पूजने योग्य है, आज भी है, पहले भी थी। आज भी कन्याओं का पूजन होता है, कहाँ नहीं होता।
मैं इसलिए कहता हूँ कि अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी विचार अपने रख सकते हैं, कॉलर के विचार पर भी रख सकते हैं, मुद्दे पर भी रख सकते हैं, और साथ साथ में फोटो भेजने के लिए भी हम कहेंगे, और स्क्रीन पर चल रहे स्काइप आईडी पर भी आप वीडियो कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ हेलो, चलिए, जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। चलिए, हम आपको आंकड़ों में दिखाते हैं कॉलर के पास चलने के पहले कि क्या कानून है और क्या स्थिति है। देश में एक तरफ जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रही है, हर संभव बेटियों को बचाने और उनकी बेहतर शिक्षा के लिए प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में साल दर साल प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या में तेजी से कमी आई है, और ये स्थिति दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ज्यादा भयावह है। हालांकि साल 1995 में बने जन पूर्व नैदानिक अधिनियम नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट 1995 के मुताबिक बच्चे के लिंग का पता लगाना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से ये गोरख धंधा किया जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 1981 में 6 महीने के बच्चों का लिंग अनुपात 962 था, जो 1991 में घटकर 945 हो गया। 2001 में यह 927 रह गया। देश के 328 जिलों में बच्चों का लिंग अनुपात 950 से कम। भारत में वर्ष 2001 से 2005 के अंतराल में करीब 6,82,000 कन्या भ्रूण हत्याएं हुई। इस लिहाज से देखें तो इन 4 सालों में रोजाना 1800 से 1900 कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया, जो वाकई चिंता का विषय है। प्रतिभा जी के पास चलते हैं। प्रतिभा जी, आए दिन आंकड़ा घट रहा है, अनुपात में अंतर आ रहा है, महिला लड़कियों की संख्या बढ़ नहीं रही है, तो फिर आगे क्या होगा? परिणाम आप क्या देखती हैं? हमारे मनीषियों ने जो समाज बनाया, हमारा बहुत सोच समझ के कल्याणकारी मानव के लिए, मानव का जीवन कल्याणकारी हो, इसलिए इस तरह का सामाजिक व्यवस्था बनाई थी, और समय के अनुसार उसमें जो बदलाव होने चाहिए थे वो ना होने के कारण जो भी समस्याएं खड़ी हुई है उसमें से रास्ता निकालने के लिए प्रथमतः नारी को खुद इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, खुद ये निश्चय करना पड़ेगा कि हमारा सम्मान हम पाए, और फिर बाकी चीज़ें उसको, जैसे कानून और बाकी चीज़ें इसके लिए मददगार साबित होगी। तो सबसे पहले हमें खुद निश्चय करना पड़ेगा कि हम अपनी सुरक्षा खुद करें, और ये जो हो रहा है भ्रूण हत्या और बेटी को बचाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ रही है, इसके लिए हमें खुद पहले खड़ा होना पड़ेगा और इससे संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल, और उस संघर्ष के लिए सब लोगों ने आके आना जरूरी है। सब लोग आके आकर जब इस लड़ाई को लड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, मैं बिहार राज्य से अररिया जिले से फॉरेन ब्लॉक से जोगबनी से बोल रहा हूँ, अजय कुमार सिंह और अजय राजपूत। आज जो सुदर्शन न्यूज विषय बेटियों और सामर्थ्यवान विषय पर जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बेटियों, इसमें सुदर्शन न्यूज को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बेटियों का विषय उठाया, और बेटियों के विषय में ये शब्द देना चाहता हूँ कि हाँ, उन्हें सेल्फ डिफेंस की जानकारी और सेल्फ डिफेंस के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया जाए। उन्हें समाज के हर एक क्रियाओं में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित है। जैसे बिहार में अभी कुछ दिन पूर्व हमारे जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने महिलाओं तो पंचायत में 50% रिजर्वेशन दिया, आरक्षण दिया। उसी तरह अन्यत्र बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें महिलाओं, लड़कियों, अदर हर एक तरह की गर्ल्स में उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, और उन्हें हर एक सिस्टम में आगे अग्रसर बनाया जाए, आगे की ओर बढ़ाया जाए। और बेटियों पर हमारे सरकार को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। लिंग अनुपात का जो विषय का राजनीतिक आरक्षण की भी बात इस बहाने निकली है। मैं प्रतिभा जी की भी कमेंट इस पर लेना चाहूंगा। क्या राजनीतिक आरक्षण संपूर्ण समाधान है? प्रतिभा जी। हाँ जी, राजनीतिक आरक्षण ये इसकी एक साइड है, एक बाजू है कि समाज में सशक्तिकरण से जो नारी खड़ी होगी तो निर्णय प्रक्रिया में शामिल होगी
तो उसके लिए बहुत ही अनुकूल निर्णय वो कर पाएगी। इसलिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं आगे आए। लेकिन अगर हम देखेंगे, वास्तव यह है आरक्षण देने के बाद भी कहीं पर अगर महिला सरपंच होती है तो उसका पति ही वहां पर कार्यभार चलाता है, वही सारे डिसीजन लेता है, कई जगह तो साइन भी वही करता है। जी, हमें इस बात के लिए सकारात्मकता रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कम से कम आगे तो आई है महिलाएं, पंचायत में कुछ बनी तो है, और वहाँ जाके वो जब उस प्रक्रिया में सहभाग करेगी, अपना सहभाग लेगी, तब उसको पता चलेगा कि ये किस तरह से किया जाता है, और धीरे धीरे जैसे वो सीखेगी तो वो निर्णय प्रक्रिया में भी बहुत बड़ा रोल अपना निभाएगी। बिल्कुल, और इसलिए मैं आपको और दर्शकों को जानकारी भी देना चाहता हूं कि जहां पर महिलाओं को संपूर्ण आज़ादी दे दी गई, उसको सरपंच हो, नगराध्यक्ष हो, एमएलए हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जो भी बनने के लिए अपॉर्चुनिटी दे दिया और पूरा अधिकार दे दिया, उसने पुरुषों से भी अच्छा काम कई जगह पर करके दिखाया है। बिल्कुल जी। और खास करके महिला के पास जो ममत्व वाला भाव है, जो पुरुष के पास नहीं होता है, वो भी बहुत कुछ उससे करवाता है। उसकी सोच अलग होती है, उसका अप्रोच अलग होता है, और उसका एग्जीक्यूशन भी उस कारण अलग होता है। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, मैं बोल रही हूँ सर, मेरे चार लड़कियां हैं। मेरे को ऐसे महसूस नहीं होता कि मेरे 4 लड़कियां हैं। मेरे लड़कियों पर मुझे बहुत गर्व है, और मैं मिडिल क्लास से हूँ। मेरे बच्चे हैं, नौकरी कर रहे हैं सारे। मेरे को बहुत ही खुशी है लड़कियों को लेकर के। मेरे को मन में थोड़ी भी ये फील नहीं है कि मेरे मतलब 4 पोतियां हैं। मेरे 3 लड़के हैं, तीनों लड़कियों के एक लड़की है, दूसरे के 2 लड़की है, तीसरे को 1 लड़की है। मेरे 3 लड़कियां हैं, लेकिन मैं लड़कों से ज्यादा लड़कियों को प्यार करती हूँ। मेरे को बच्चियां बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल, धन्यवाद। यही विचार होने चाहिए, भेदभाव ही नहीं होना चाहिए। उपाय देखते हैं क्या हो सकते हैं। परिवार का हिस्सा समझा जाए। कई परिवार बेटी को परिवार का हिस्सा तक नहीं मानते। उनका मानना है कि बेटी तो पराया धन होती है। ऐसे में बेटी को ज्यादा पढ़ाना लिखाना कई माँ बाप सही नहीं समझते। ऐसे लोगों को कभी यह एहसास नहीं हो पाता कि बेटी ही परिवार को आगे बढ़ाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सरकार प्रमुखता दे। केंद्र सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की जो शुरुआत की है, वो देश के लिए बहुत ही जरूरी है। मगर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये योजना सिर्फ प्रचार के लिए बनकर न रह जाए। सरकारी तंत्र को चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को लोगों में अधिक से अधिक प्रचारित किया जाए, क्योंकि जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी तब तक योजना सफल नहीं हो पाएगी। सरकार लिंग अनुपात को बराबर रखने के लिए कड़े कदम उठाए। लिंग अनुपात जिस तरह से अंतर पैदा हो रहा है, वो न सिर्फ सोचनीय है बल्कि खतरनाक भी है। हरियाणा जैसे राज्य में तो महिला पुरुष अनुपात काफी कम हो गया है। ऐसे में बहुएं लाने के लिए महिलाओं की खरीद फरोख्त भी की जा रही है। भ्रूण हत्या पर सख्त कार्रवाई हो। वैसे तो सरकार ने भ्रूण हत्या रोकने के लिए काफी सख्त कानून बनाए हैं, मगर फिर भी ये कलंक बदस्तूर जारी है। ऐसे में जरूरत है डॉक्टरी पेशे के दुरुपयोग को रोका जाए, क्योंकि डॉक्टर ही भ्रूण हत्या करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। अगर डॉक्टर ही भ्रूण हत्या करने से मना कर दे तो ऐसा कोई भ्रूण हत्या सामने नहीं आएगा। बेटियों को शिक्षित किया जाए। हमारे समाज में जो लोग बेटियों के महत्व को समझते हैं, वो कहते हैं कि शिक्षित बेटियां 2 परिवार को शिक्षित करती हैं। एक परिवार वो जिसमें वो पैदा होती है, दूसरा परिवार वो जिसमें वो शादी के बाद जाती है। अगर सारे समाज की ऐसी ही सोच हो जाए तो बेटी खुद ब खुद खड़ी हो पाएगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, ये जो दिखाया जा रहा है कि बेटियों की जो मात्रा है, लिंग में बेटी की मात्रा जो धरती में प्रतीत हो रही है सर, ये अभी इतना जब खतरनाक प्रतीत होता और हो रहा है सर, तो आए दिन में कितना खतरनाक हुआ सर। और ये जो कहा जा रहा है कि बेटियों, अभी जो उपाय आपने बताया सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये हरियाणा शुरू हुआ सर, सही है, पर इसे हरियाणा तक ही सीमित ना रखा जाए। देश के हर एक कोने कोने में इसका प्रचार किया। जितना सर अदर चीज में प्रचार में पैसा लगाया जाता है, तो उससे ज्यादा इस चीज में प्रचार में पैसा लगाया जाना चाहिए सर। और इसे हर एक गाँव के हर एक तहसील। अच्छी बात आपने कही है कि इसको प्रमुखता से कैंपेन किया जाए, क्योंकि ये हर व्यक्ति हर घर से जुड़ी हुई चीज है और विचार है, सोच है, और इसलिए हर
व्यक्ति तक जाने के लिए इस पे जोर दिया जाए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सर जी, जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, ऐसा है कि कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं लोग, ये बात भी बहुत सही नहीं है, क्योंकि आज की परिस्थितियों में जो हालात हैं और जो महंगाई है, जो स्कूलों की फीस और जो उनकी भर्ती के लिए डोनेशन देनी पड़ती है, तो वो हर आदमी तो बियर नहीं कर सकता है। तो कैसे पढ़ाएगा एक गरीब आदमी या नॉर्मल आदमी अपनी लड़कियों को। और दूसरी बात सर, एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो नौकरी की व्यवस्था है, इसमें लड़कियों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है, जबकि लड़के वंचित रह जाते हैं। तो जो जरूरतमंद लड़कियां हैं, सिर्फ उनको ही अगर काम दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक लड़का जब नौकरी पाता है तो वो एक लड़की को भी सपोर्ट करता है, एक फैमिली को सपोर्ट करता है, अपने माँ बाप को सपोर्ट करता है। नहीं तो क्या लड़की पाती है तो वो नहीं करती पुरुष को सपोर्ट? नहीं, लड़की जो है वो अपने मेकअप पे पूरा खर्चा करती है। अरे ये तो आप नकारात्मक सोच दिखा रहे हैं सर। एक और बात, ये लड़कियों को हम लोग छूट दे रहे हैं। मैंने देखा है, मैं कलकत्ता से हरपाल सिंह बोल रहा हूँ। सेक्टर 5 में जाइए और देखिए क्या हालात हैं। दारू पीती हैं खुलेआम, सिगरेट पीती हैं। ये इनको आजादी का यही नमूना है क्या? धन्यवाद। बहुत अच्छा मुद्दा। वैसे कई बातों से हम सहमत भी नहीं होंगे, लेकिन इनका जो विचार है, जो आखिरी मुद्दा इन्होंने रखा है प्रतिभा जी, कि क्या लड़की को सामर्थ्यशाली बनाना, उसको इंपावर करना, इसका मतलब उसके ऐसी आज़ादी देना है क्या जो सीमा भी लांघती है। मतलब एक तरफ तो कुछ भी आज़ादी नहीं है और दूसरी तरफ इतनी आज़ादी है कि जहां पर वो सीमा लांघती है। जी, ऐसा है, पुरुष पढ़ेगा तो अकेला पुरुष पढ़ेगा, पर महिला पढ़ेगी, स्त्री पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा। और ये जो आ रहा है कि 50% जो पुरुष और स्त्री, पुरुषों को आज़ादी पूरी है और महिलाओं को आज़ादी नहीं, तो ये संस्कार पूरे परिवार के लिए है। जो महिलाओं के लिए आप कह रहे हैं, ये बात पुरुषों पे भी लागू होती है। तो ये तो समर्थनीय नहीं है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, पर ये दोनों को लागू होना चाहिए कि पुरुष भी ये ना करे। नहीं, जो बात दूसरी है, दूसरा मुद्दा है कि आज़ादी का जो मतलब गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, या स्वतंत्रता को हम स्वैराचार में तब्दील कर देते हैं। जी, तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका कभी किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। आपके तरफ से कार्यक्रम के आखिर में अंतिम उपाय क्या हो सकता है? उपाय ये सबसे महिला की जागरूकता, समाज की जागरूकता, वो इसको साथ पूरा कानून दे और इसको समर्थ बनाए, महिला को सशक्त बनाए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे और अपने आप को आर्थिक रूप से महिला इस तरह से समझे कि मैं किसी पे भी डिपेंड नहीं हूँ, मैं और अपने बच्चों का भी मैं अच्छे से पालन पोषण कर सकती हूँ। तो समाज इस बात से बहुत अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा। बिल्कुल। आप आई, टाइम दिया, आपका धन्यवाद। और सारे दर्शकों का भी मैं आभारी हूं कि आज के कार्यक्रम में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुदर्शन के सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने अपने फोटो भी भेजे हैं, अपनी बात को भी रखा है। और ये कार्यक्रम भले ही बिंदास बोल एक शो के तौर पर यहाँ रुकता हो, लेकिन ये अभियान चलता रहना चाहिए। ये विचार आपके हमारे मन में, दिलो दिमाग में रहने चाहिए और उसके साथ व्यवहार में भी उतरने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये समस्या जल्दी से जल्दी खत्म होगी। हम आशा करते हैं कि ये समस्या जल्दी खत्म हो और हिंदुस्तान में पहले जो नारी को सम्मान मान था, बराबरी के साथ क्या बल्कि आगे की स्थिति थी, वो दोबारा प्राप्त हो। ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए नारी को शुभकामनाएं और हम सबको कर्तव्य का एहसास रहने के लिए मैं आह्वान के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।